हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लिव टू लर्न में। आज हम पढ़ेंगे लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन जो आपका 11th चैप्टर है उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द लाइट। तो जब आप रात को सोते हो तो सुबह आपके पेरेंट्स या टीचर्स, जो भी हॉस्टल में आप रहते हो, तो टीचर्स आपको उठाते हैं या विसिल लगती है, तो आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? क्योंकि सनराइज की वजह से जैसे ही सूर्य उदय होता है चारों तरफ रोशनी होती है और रोशनी की वजह से आप सब कुछ देख पाते हो। जैसे रात है तो रात को आप सब कुछ चीजें जो आपके आसपास है उनको इजीली नहीं देख पाते, उनके लिए आपको आर्टिफिशियल लाइट चाहिए। जो इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती है, उनकी लाइट आपको चाहिए। अगर लाइट चली जाए रात को तो आप क्या जैसे दिन में सारी जो आसपास की थिंग्स हैं उनको इजीली देख सकते हो, तो क्या रात में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के आप उन चीजों को देख पाओगे आसानी से? आपका आंसर होगा नहीं मैम, है ना। तो इसका मतलब हमें कोई भी थिंग्स है हमारे सराउंडिंग में, हमें वस्तुओं को देखने में सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है, आईज तो हमारी है ही, साथ में उसके बाद जो कंडीशन है दैट इज लाइट। यानी कि अगर हमें थिंग्स को देखना है या थिंग्स हमें विजिबल हैं तो बिकॉज ऑफ द लाइट। तो लाइट की वजह से ही है। अब क्या सारी चीजें लाइट एमिट करती हैं? क्योंकि लाइट की वजह से ही हम देख सकते हैं। जैसे सन है, सन में से हमें पता है सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी का सोर्स है यानी कि लाइट एनर्जी, वहीं से सनलाइट आती है तो सारी जगह रोशनी हो जाती है और हम इजीली चीजों को देख पाते हैं। तो सन क्या है? लाइट एमिट कर रहा है, इसलिए हम सन को देख रहे हैं। तो इस बात से हमें ये पता लग रहा है कि जो चीजें लाइट एमिट करती हैं यानी कि जो लाइट का सोर्स है उनको हम इजीली देख पाते हैं, लेकिन जो चीजें लाइट एमिट नहीं करती उनको भी हम देख पाते हैं। तो यानी कि इस बेस पे हम कह सकते हैं कि हम थिंग्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, ऐसी चीजें जो खुद अपनी लाइट एमिट करती हैं, अपने अंदर से लाइट देती हैं, एमिट करती हैं। और सेकंड, ऐसी चीजें जो किसी दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती लेकिन वो किसी दूसरे की लाइट को अपने से रिफ्लेक्ट करती हैं और उसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम उन चीजों को देख पाते हैं। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्ट क्या होता है, वो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमने देखा कि 2 थिंग्स होती हैं। फर्स्ट, जो अपनी खुद की लाइट एमिट करती हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स मतलब अ बॉडी विच एमिट्स लाइट बाय इटसेल्फ, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो अपनी खुद की लाइट को एमिट करती हैं या खुद की लाइट देती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, या तो ये प्राकृतिक हो सकती हैं या फिर आर्टिफिशियल भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती हैं। नेचुरल लाइक सन, क्योंकि सन अपनी खुद की लाइट एमिट करता है। वहीं पर आर्टिफिशियल लाइक ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सारी चीजें, कैंडल, क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। यानी कि चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो, अगर वो खुद की लाइट एमिट कर रहे हैं तो दैट इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, कुछ ऐसी वस्तुएं जो खुद की लाइट एमिट नहीं करती, तो मीन्स अ बॉडी विच डू नॉट एमिट लाइट बाय इटसेल्फ, यानी कि खुद कोई बॉडी लाइट एमिट नहीं करती, ऐसे वस्तुओं को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। लाइक मून। अब आप कहोगे कि नहीं, मून तो हमें रात में दिखता है कि वो शाइन करता है, लेकिन बेटा मून की खुद की लाइट नहीं होती। जो सन होता है, सन ही मून पे क्या करता है? लाइट डालता है और उसी की लाइट रिफ्लेक्ट होकर अर्थ तक पहुंचती है और उसी की वजह से हम मून को आसानी से देख पाते हैं। तो मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है लेकिन वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमें वो इजीली दिख जाता है। सो मून इज द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, चेयर, टेबल, इवन हम सब, क्योंकि हम भी अपने अंदर से कोई लाइट एमिट नहीं करते, लेकिन हम जो दूसरे सोर्सेज ऑफ लाइट है वो हमारे ऊपर जो लाइट ऊपर पड़ती है उसी लाइट को हम वापस दूसरी डायरेक्शन में भेजते हैं, यानी कि उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही हम भी क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। ऐसे आपके सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो खुद की लाइट एमिट नहीं करते उनको हम नॉन ल्यूमिनस की कैटेगरी में रखते हैं। नाउ अब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम डिटेल से
4th चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट्स को हमने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, सेकेंड वन इज द ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट एंड थर्ड वन इज द ओपेक ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी कि पारदर्शी वस्तुएं। तो पारदर्शी, दर्शी मतलब देखना और पार मतलब आर पार, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लाइक एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम बहुत ही साफ देख पाते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लाइक वाटर, अगर क्लियर वाटर है, आप क्लियर वाटर के आर पार देख पाते हो। लाइक ग्लास, ग्लास जो है बिल्कुल आसानी से, जो मिरर होता है, शीशा होता है जिसके पीछे साइड पेंट नहीं होता, तो उसके आर पार भी हम आसानी से देख पाते हैं। सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सो नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, मीन्स अल्पदर्शी वस्तुएं या पारभासी वस्तुएं। तो अगर हम अल्पदर्शी, अल्प मतलब थोड़ा और दर्शी मतलब देख पाना, तो इस ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम देख तो पाते हैं लेकिन पूरा अच्छे से, पूरा क्लियरली नहीं देख पाते, तो ऐसी वस्तुओं को हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी पार्शियली, पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम थोड़ा बहुत देख पाते हैं, या नॉट क्लियरली मतलब देख तो सकते हैं लेकिन बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देता, तो ऐसी वस्तुओं को हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लाइक बटर पेपर, जो ट्रेसिंग पेपर आते हैं स्टेशनरी की शॉप पे, वो ऐसे पेपर होते हैं जो वाइट कलर के तो होते हैं लेकिन थोड़े से लाइट होते हैं, तो उसके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन हमें धुंधला दिखाई देता है। लाइक ऑयल पेपर, आप कोई पेपर लो, उसके ऊपर पूरे अच्छे से ऑयल को रब कर लो और उसके बाद आप उस पेपर में से देखोगे तो आपको आर पार दिखाई तो देगा लेकिन थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, तो ऐसी वस्तुओं को हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब अपारदर्शी वस्तुएं। तो अपारदर्शी, अपार मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो अपारदर्शी वस्तुएं मतलब ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते, तो ऐसी वस्तुओं को हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। मीन्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। जिन वस्तुओं के आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ऐसी वस्तुओं को हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। लाइक वुड, वुड की कोई चीज़ है, हम उसके आर पार नहीं देख सकते। लाइक आयरन, आयरन का कोई, यानी कि कोई भी मेटल हो सकता है, मेटल के आर पार हम नहीं देख पाते, जो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं। वहीं पर लाइक ब्रिक्स, ब्रिक्स, ब्रिक्स से क्या बनती है, वॉल बनती है। तो आप अपने घर के अंदर बैठे हैं, चारों तरफ से वॉल है, दीवार है आपके चारों तरफ, तो आपको तो नहीं पता चलेगा ना कि बाहर कौन है, तो दैट इज द ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम नहीं देख पाए, उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इनका जो वर्क है, यानी कि इनका फंक्शन, अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज शैडो फॉर्मेशन, उसमें हमें इन वस्तुओं की जरूरत होगी। यानी कि शैडो फॉर्मेशन वस्तुओं के अकॉर्डिंग ही होता है, ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से ही होगा। अगर ट्रांसपेरेंट है, वो ट्रांसल्यूसेंट है या ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में से शैडो फॉर्मेशन में कौन से ऑब्जेक्ट्स हेल्प करते हैं, और कौन से ऑब्जेक्ट्स की अगर होंगे तो कौन से ऑब्जेक्ट्स की शैडो नहीं बनती, या कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी शैडो फॉर्मेशन होती है? नहीं पता? चलो हम उसी को डिस्कस करते हैं। जब हम शैडो की बात कर रहे हैं तो शैडो पहले हम जान लेते कि होती क्या है। तो जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे अभी हमने बात की थी कि तीनों ऑब्जेक्ट जो हमने पढ़े, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक, इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो शैडो फॉर्म करेंगे? तो ओपेक ऑब्जेक्ट, हमेशा याद रखना, अपारदर्शी वस्तुएं जिनके आर पार लाइट पास नहीं हो सकती, उन वही ऑब्जेक्ट सिर्फ शैडो फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो यानी कि जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आता है, जैसे ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहां से लाइट आ रही है,
जब ये लाइट के रास्ते में आएगा, क्योंकि लाइट ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, तो जब ये लाइट के रास्ते में आता है तो पीछे की तरफ जो भी स्क्रीन होगा, कोई भी चीज है, ग्राउंड है या दीवार है, कोई भी चीज है, एक स्क्रीन होनी चाहिए, उसके ऊपर एक डार्क कलर्ड का पोर्शन बन जाता है। तो उस डार्क कलर के पोर्शन को हम शेडो कहते हैं। क्योंकि वो डार्क कलर का पोर्शन क्यों बना, जो लाइट ट्रेवल हो रही थी यहां से, तो ये लाइट ट्रेवल, इसने ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से आर पार लाइट नहीं पास हुई, बाकी इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इतनी डायरेक्शन से लाइट आसानी से पार हो गई, इसके चारों तरफ से लाइट आसानी से पार हो गई, सिर्फ ये पोर्शन है जहां से लाइट पार नहीं हुई। तो जब वो लाइट, पीछे कोई स्क्रीन है, जब वो लाइट पार हो जाती है तो उस स्क्रीन पे जाके वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो जो आसपास की लाइट है वो तो जाके रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन जो ये पोर्शन है इसके आर पार लाइट नहीं गई, तो ये पीछे उस स्क्रीन पे कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक कलर का शो होगा, और बाकी आसपास का पोर्शन लाइट शो होगी। तो इसलिए ये ऐसे कि ऐसे इस शेप में वो दिखाई देता है, और उस डार्क पोर्शन को हम शेडो कहते हैं। तो जैसे व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जब कोई अपारदर्शी वस्तु इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट, लाइट के रास्ते में आ जाती है, लाइट के रास्ते में होती है, तो ए डार्क पोर्शन इज फॉर्म्ड, एक डार्क कलर का पोर्शन, उसी वस्तु की शेप का डार्क कलर का पोर्शन बन जाता है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसके पीछे बनेगा किसी भी स्क्रीन पर, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, किसी स्क्रीन पर बनेगा, और इसी डार्क कलर के पोर्शन को हम शेडो कहते हैं, यानी कि परछाई कहते हैं। अब परछाई में कभी आपने देखा होगा कि जो परछाइयाँ होती हैं, जो छाया हमारी बनती है या किसी भी ऑब्जेक्ट की बनती है, वो सारी वस्तुएं कैसी होती हैं, ओपेक होती हैं। किसी भी ट्रांसपेरेंट वस्तु की छाया नहीं बनेगी, क्योंकि उसके अंदर से तो लाइट आर पार हो जाएगी, और सारा जो पीछे का पोर्शन है वो लाइट कलर का हो जाएगा, डार्क बन ही नहीं सकता। तो सिर्फ कौन सी ऑब्जेक्ट का बनेगा, ओपेक ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट ही वो ऑब्जेक्ट है जो लाइट को पास नहीं होने देगा। तो आसपास का एरिया तो लाइट कलर का शो होगा, लेकिन जो बीच का एरिया जहां से लाइट पास नहीं हुई वो डार्क कलर का शो होगा, तो वो हमें ऐसा का ऐसा शेडो के रूप में दिखाई देता है। अब कभी हमने देखा है, कभी परछाइयाँ छोटी बनती हैं, कभी शेडो छोटी होती है, कभी साइज में वो लंबी होती है। तो ऐसा क्यों है, साइज ऑफ द शेडो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट, मीन्स कितनी दूरी से वो लाइट ट्रेवल करके उस ऑब्जेक्ट के पास आ रही है, तो उसी के बेसिस पे उसमें जो हाइट होती है शेडो की वो छोटी या बड़ी होती है। जैसे इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट, अगर जो सोर्स ऑफ लाइट है, आपने यहाँ से टॉर्च मारी, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो जितना क्लोजर होगा शेडो इज फॉर्म्ड नियर लार्जर, ठीक है। तो मीन्स जितना पास होगा शेडो उतनी ही बड़ी बनती है। एंड व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और किसकी कंपेयर में, जब कोई सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से लाइट आ रही है उसकी कंपेयर में अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो उसकी जो शेडो है वो छोटी होगी, और सोर्स ऑफ लाइट यानी कि जहां से लाइट आ रही है वो पास में होगा तो लार्जर होगी शेडो। क्लियर है, यानी कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा शेडो छोटी होती जाएगी, और जितनी पास लाइट सोर्स होगा उतनी ही शेडो लार्जर बनेगी। नेक्स्ट इज द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन स्क्रीन। जैसा कि अभी हमने बात की कि शेडो फॉर्मेशन के लिए पीछे स्क्रीन होना जरूरी है, क्योंकि पीछे कोई पर्दा ही नहीं होगा, स्क्रीन ही नहीं होगी, तो वो शेडो बनेगी कहाँ पर, ओके। तो स्क्रीन होना नेसेसरी है। लाइक ग्राउंड, कोई भी स्क्रीन हो सकती है, जैसे आप चलते हो तो जो स्क्रीन होती है, आपकी परछाई कहाँ पर बनती है, ग्राउंड पे बनती है, तो उस टाइम जो स्क्रीन है वो क्या है, ग्राउंड है। वॉल्स, जैसे रात में आप कहीं खड़े हो, आगे से लाइट आ रही है तो हमेशा परछाई कहाँ बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, तो पीछे कोई दीवार वगैरह होगी तो उस टाइम स्क्रीन वॉल हो जाती है। या कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे बन रही है तो बिल्डिंग होगी। यानी कि जहां पर भी आपकी ऑब्जेक्ट, अगर आप कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है और उसकी कहीं पर शेडो फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए स्क्रीन होना नेसेसरी है। नेक्स्ट, शेडो आर इन ब्लैक इन कलर। तो हमेशा ये बात नोन है, ये बात तो आपको भी पता है कि जो शेडो होती है उसका कलर ब्लैक होता है। कभी आपने कलरफुल शेडो देखी है? मैंने तो नहीं देखी भाई। सोचो, आपने अभी तक इतने बड़े हो गए, कभी आपने कलरफुल शेडो देखी है? कि जैसे आप लोगों की शेडो फॉर्म होती है ना, जब भी आप कहीं पर धूप में चलते हो या रात को कहीं लाइट के सोर्स के आगे हो तो आप लोगों की शेडो बनती है।
तो आपने अगर आज रेड क्लोथ्स पहने हैं तो क्या आपकी शेडो रेड कलर की फॉर्म होती है? कल आपने व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहने हैं तो क्या शेडो व्हाइट कलर्स की फॉर्म होती है? तो मीन्स क्या है कि चाहे ओपेक ऑब्जेक्ट का कलर कैसा भी हो, या आपने कैसे भी क्लोथ्स पहने हो, या कोई और ओपेक ऑब्जेक्ट वो कितना भी कलरफुल हो, वो डिपेंड नहीं करता, शेडो हमेशा ब्लैक कलर की ही बनती है। एंड दिस इज नॉट चेंज्ड बाय द कलर ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट। और शेडो का कलर कभी नहीं बदलता, चाहे ओपेक ऑब्जेक्ट कैसे भी कलर का हो। तो इस तरह से इन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हमें शेडो फॉर्मेशन आसानी से हम किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस तरह से शेडो होती है और इस तरह से फॉर्म होती है। तो मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि 3 कंडीशन, नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी हैं जो शेडो फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, तो ऐसी तो हम कहेंगे 3 कंडीशन है जो बहुत नेसेसरी होती हैं शेडो फॉर्मेशन के लिए। उनमें फर्स्ट, अब जल्दी से आप सोचो कौन कौन सी हो सकती हैं, बताओ कौन सी होंगी? फर्स्ट, ओके, फर्स्ट हम लिखते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। राइट, सही सोचा आपने, ओपेक ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट कंडीशन है। यानी कि शेडो अगर फॉर्म्ड होनी है तो उसके लिए ओपेक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो शेडो किसकी फॉर्म होगी, है ना? सेकंड क्या कंडीशन होनी जरूरी है? अभी हमने किस चीज की बात की थी? स्क्रीन की, राइट। तो सेकंड जो है दैट इज स्क्रीन। अगर पीछे स्क्रीन नहीं होगी तो शेडो फॉर्म कहाँ होगी? तो स्क्रीन भी एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर द शेडो फॉर्मेशन। नेक्स्ट, थर्ड, अब क्या बच गया बोलो? लाइट सोर्स। ओके, लाइट सोर्स, लाइट सोर्स का भी तो होना जरूरी है ना। अब बिल्कुल अंधेरा है, लाइट ही नहीं है, तो शेडो कहाँ से फॉर्म होगी? जब सामने लाइट सोर्स होगा तो ही वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स के को आर पार नहीं जा पाएगी लाइट, और वो साइड से जाएगी तो पीछे दीवार पे उस ओपेक ऑब्जेक्ट की शेडो फॉर्म होती है। तो लाइट सोर्स भी होना नेसेसरी है, और हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए पीछे, और लाइट सोर्स होना चाहिए। और जब ये तीनों कंडीशंस होंगी तो ही शेडो फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो ना, गर्ल्स क्या है जो पिक्चर में है, दैट इज द ओपेक ऑब्जेक्ट, और पीछे उसने जो बोर्ड लेके वो खड़ी है तो वो क्या है? स्क्रीन। तो आगे जो टॉर्च है दैट इज द लाइट सोर्स। तो इस तरह से जो ये शेडो फॉर्म हो रही है उस कार्डबोर्ड पे, तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, ओपेक ऑब्जेक्ट, टॉर्च इज द लाइट सोर्स, और पीछे जो कार्डबोर्ड है दैट इज द स्क्रीन। तो ये तीनों चीजें शेडो फॉर्मेशन में नेसेसरी हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या होता है? सो पिन होल कैमरा मीन्स कैमरा किस लिए यूज होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो पिन होल कैमरा हम घर पर भी बना सकते हैं, और उसको कैसे बनाएंगे? टेक 2 boxes so that one can slide into another। आपको 2 डिफरेंट साइज के बॉक्स लेने हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स लेने हैं। एक थोड़ा सा बड़ा लेना है, इस तरह का एक बॉक्स लिया, और एक थोड़ा ये बड़ा है, एक थोड़ा सा कम बड़ा लेना है, ठीक है, उससे छोटा लेना है। 2 रेक्टेंगुलर बॉक्स लेने हैं। एंड कट 1 साइड ऑफ ईच बॉक्स। आपको एक साइड दोनों की ओपन रखनी है। ये वाली साइड आपने कट कर दी, इसकी भी ये वाली साइड कट कर दी, दोनों बॉक्स की एक साइड ओपन रखनी है। नाउ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल। अब जो लार्जर बॉक्स है उसके मिडल में आपको एक स्मॉल होल करना, पिन होल, यानी कि पिन होल कैमरा है तो पिन जितना होल करना है, एक छोटा सा होल यहाँ पर आपको कर देना है। उसके बाद इन स्मॉलर बॉक्स कट आउट अ स्क्वायर इन द मिडल, और जो स्क्वायर जो छोटा बॉक्स है उसके बॉक्स में एक स्क्वायर कट करना है, ऑलमोस्ट जिस जो 5 और 6 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो, जो साइड्स हैं उनकी लेंथ कितनी हो, 5 to 6 सेंटीमीटर हो, इतना स्क्वायर आपको कट करना है। अब कवर दिस ओपन स्क्वायर विद द ट्रेसिंग पेपर। जो ये स्क्वायर आपने कट किया है इसको ट्रेसिंग पेपर से पेस्ट करना है, इसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर चिपकाना है। ट्रेसिंग पेपर आपको स्टेशनरी की शॉप पे भी मिल जाएगा, जिसको रख के हम किसी भी इमेज की ट्रेस उतार सकते हैं ना आसानी से, तो उसको ट्रेसिंग पेपर कहते हैं। तो वो इस पे पेस्ट कर देना है। नाउ स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन। अब इस स्मॉलर बॉक्स को लेना है पेपर पेस्ट करने के बाद, और इसको इस बॉक्स के अंदर
डाल देना है विद द होल इन सच अ वे दैट द स्लाइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड। इस तरह से डालना है कि जो ट्रेसिंग पेपर की साइड है वो अंदर की तरफ जाए, ठीक है, ओपन वाला बाहर की तरफ रहे। और फिर आप इसको आसानी से किसी भी पिक्चर्स वगैरह को देखने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे अभी आपका पिन होल कैमरा तैयार है, अब क्या करोगे, आप किसी भी विंडो के पास जाओगे और वहां अपना कैमरा लेके जाओगे, और ध्यान रहे कि जो ऑब्जेक्ट आप देखना चाह रहे हो वो सनशाइन में हो, यानी कि उसके ऊपर पूरी अच्छे से रोशनी आ रही हो। तो आप इसको अपनी आईज के पास रखोगे दोनों बॉक्सेस को, और अच्छा होगा अगर आपको क्लियर पिक्चर देखनी है तो अपने आप को, अपने माउथ को और कैमरे को आप किसी कपड़े से भी कवर कर सकते हो ताकि साइड से लाइट आपकी आंखों में ना आए। और फिर इसको किसी भी ऑब्जेक्ट, लाइक बाहर आपको कोई पेड़ वगैरह देखना है तो उस पेड़ को आप इस पे फोकस कर सकते हो। और जब तक आपको इसको, जो अंदर वाला छोटा कैमरा है ना, छोटा बॉक्स है, उसको आगे पीछे करते रहना है जब तक उस जो आप ट्री देख रहे हो उसकी इमेज इस ट्रेसिंग पेपर पर नहीं बन पाई। जैसे यहाँ पर कोई ट्री है, इस ट्री को आपको देखना है तो यहाँ से जो ट्री है उसकी लाइट यहाँ पर आएगी और फिर यहाँ अंदर जाएगी और इसकी इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी। और फिर जब ये इमेज, जब तक आप इसको आगे पीछे करते रहोगे, जब ये ट्री आपको इस ट्रेसिंग पेपर पर दिखने ना लग जाए, जब दिखने लग जाएगा इसका मतलब आपने फोकस कर लिया है, तो वो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इस तरह से आप किसी भी बाहर वाले ऑब्जेक्ट को आसानी से पिन होल कैमरा से देख सकते हो। लेकिन अब जो इसमें इमेज बनेगी, जो इसका चित्र इसमें बनेगा, जो इमेज इसमें बन रही है वो कैसी होगी। इमेज इन पिन होल कैमरा इज रियल, यानी कि जैसी है वो वैसी ही दिखेगी, पेड़ का है तो। और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, उल्टी दिखती है, ठीक है। जैसे ये इस तरह से पेड़ है ना, तो ये कैसा दिखेगा आपको, इस तरह का दिखेगा, उल्टा दिखेगा आपको। एंड स्मॉलर इन साइज, और छोटी दिखती है, जितना पेड़ है उतनी की उतनी नहीं दिखेगी, लेकिन स्मॉलर इमेज दिखेगी। सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द पिन होल कैमरा, यानी कि रियल होगी, स्मॉलर इन साइज होगी और उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी। तो इस तरह से आप किसी भी कैमरे को बनाकर आप भी किसी भी इमेज को अपने सराउंडिंग में देखने के लिए उसको यूज कर सकते हो। अब जैसे ये तो हमने किया कि हम इसको बना रहे हैं कि हमारा आर्टिफिशियल पिन होल कैमरा हो गया। कभी आपने नेचुरल पिन होल कैमरा देखा है? देखा है भाई, आप सबने देखा होगा। जैसे जो समर डेज होते हैं या कोई ऐसा दिन है जहाँ सनशाइन पूरी अच्छे से हो रही है, आप कहीं जा रहे हो, आपने देखा होगा कि जो बहुत घने पेड़ होते हैं जिनमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं, जब आप उनके नीचे से ट्रैवल करते हो तो ज़मीन पे आपने कभी देखा है उसमें बहुत सारी पत्तियों की शेडो बनी होती है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पर सनलाइट दिखती है। जैसे पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसमें ज़मीन पे कहीं कहीं पर छाया में ऐसे गोल 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 दिखते हैं। जैसे पिक्चर में भी आप देख पा रहे हो, शेडो के अंदर कहीं पर रोशनी की गोल सर्कुलर लाइट दिख रही है, गोल गोल छोटी छोटी रोशनी दिख रही है, बाकी सारी क्या है, पत्तियों की शेडो है। तो जो ये है, जो ये गोल शेडो है, ये क्या है, ये सन की शेडो है, जो सर्कुलर, क्योंकि जो लीव्स है वो तो अलग अलग शेप में है ना, उनमें जो गैप है वो अलग अलग शेप में है, लेकिन नीचे जमीन पर हमें ज्यादातर गोल सर्कुलर शेप की फिगर दिखती हैं। तो वो सारी फिगर्स क्या है, वो सन की शेडो है। जो लीव्स के अंदर जो गैप है वो पिन होल कैमरा एक्ट कर रहा है, यानी कि वो एक कैमरे की तरह एक्ट कर रहा है। और जब उन होल्स में से लाइट आती हैं और नीचे स्क्रीन, रोड क्या है, स्क्रीन है, और स्क्रीन पर गिरती हैं तो वो स्क्रीन पर बाकी तो शेडो हो जाती है, और उस पिन होल कैमरे में से जो लाइट आ रही है वो सन की शेडो फॉर्म्ड करती हैं। तो इसलिए हमें सन की इमेज वहाँ ज़मीन पर दिखती है, और इसलिए जो ये लीव्स के बीच में जो गैप्स होता है इसको हम नेचुरल पिन होल कैमरा कहते हैं। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे प्रोपागेशन ऑफ लाइट। जब हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रोपागेशन ऑफ लाइट, प्रोपागेशन मतलब कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, कैसे, यानी कि सीधी रेखा में मूव करती है या टेढ़ी घूम फिर के कैसे भी मूव करती है, उसके बारे में हम जानेंगे। सो प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट किस तरह से ट्रेवल करती है, किस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। जैसे यहाँ पर आपको दो केसेस दिख रहे हैं, एक ए है और एक बी है, दो सिचुएशन दिख रही है। इसमें क्या है, यहाँ पर एक कैंडल है, ये एक स्ट्रेट पाइप है, और यहाँ पर कोई ह्यूमन बींग्स है जिसकी हमने अभी तक आँख ही ड्रॉ करी है, सिर्फ आइज ड्रॉ की है। नेक्स्ट यहाँ पर भी एक कैंडल है, और यहाँ ये पाइप है, लेकिन पाइप कैसा है, कर्व्ड है, मुड़ा हुआ पाइप है, और यहाँ भी कोई ह्यूमन बींग है। तो इस तरह से दो कंडीशंस हैं। अब यहाँ पर ये इंसान कोई है जो कि एक कैंडल है यहाँ पर, उसकी कैंडल की, जैसे ये कैंडल है, अब मैंने एक स्ट्रेट लाइट
एक पाइप लिया और मैं इसको इसमें से देख रही हूँ, तो क्या मुझे ये कैंडल इसमें से दिखाई देगी? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाइप है तो क्या दिखाई देगी? नेक्स्ट कंडीशन है कि यहाँ पर ये कैंडल है, लेकिन मैंने पाइप कैसा लिया? यहाँ से ऐसे मुड़ के लिया है और मैं यहाँ से उस पाइप में से इस कैंडल को देख रही हूँ, लेकिन वो पाइप कैसा है? इस शेप का, और मैं यहाँ से उसको देख रही हूँ, तो क्या मुझे ये कैंडल दिखाई देगी? किस कंडीशन में मुझे ये कैंडल की फ्लेम यानी कि ये लाइट मुझे दिखाई देगी? ऑब्वियसली आप सबका आंसर होगा ए में। क्यों? क्योंकि बेटा लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, हमेशा लाइट सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में। इसलिए यहाँ से लाइट है तो ये लाइट सीधी इस तरह से ट्रेवल करती है, यहाँ से आएंगी तो ये इस सीधी आंख में आएंगी, लेकिन यहाँ से आएंगी तो लाइट यहाँ से इसमें एंटर की तो ये यहाँ पर जाके रुक जाएंगी। अब ये घूम के तो इसके साथ नहीं आएंगी ना, तो इसलिए हम इसको नहीं देख पाते। कभी भी जो लाइट होती है वो कर्व्ड लाइन में या रैंडमली किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करती, हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। इसीलिए हम उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, रेक्टिलिनियर मोशन हम किसे कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन, ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, सीधी रेखा में गति करता है, उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और लाइट यहाँ पर कैसी है? सीधी रेखा में मूव कर रही है, इसलिए हम इसको रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, मतलब चलना, तो सीधी रेखा में चलती है तो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट कहते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि कोई एक ऐसी एक्टिविटी बताओ जो ये प्रूव करती हो कि लाइट एक सीधी रेखा में गति करती है, तो आप कौन सी एक्टिविटी दोगे? सेम यही, दोनों पिक्चर्स ड्रॉ करोगे और इसमें से लाइट की डायरेक्शन दिखाओगे कि ए वाली कंडीशन में जो यहाँ पर पर्सन है वो लाइट की जो कैंडल फ्लेम है उसको आसानी से देख पाएगा, लेकिन जो पर्सन कर्व्ड पाइप में से लाइट की या कैंडल फ्लेम को देख रहा है वो उसको नहीं देख पाएगा, क्योंकि जो लाइट होती है वो सीधी रेखा में यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और कर्व्ड लाइन में मूव नहीं कर पाती। इसलिए ए वाली कंडीशन में कैंडल फ्लेम इजीली दिख जाती है और बी वाली सिचुएशन में कैंडल फ्लेम नहीं दिखेगी। तो हम इजीली कह सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बेटा अगर हम सबसे पहले बात करें, जैसे आप जब भी तैयार होते हो तो सबसे पहले मिरर में आप अपने आप को देखते हो कि आप कैसे लग रहे हो। तो जो मिरर है, जैसे आपने यहाँ पर मिरर है, आप उसके सामने खड़े हो, तो मिरर में जब आप देखते हो तो आपको यहाँ पर कोई इमेज दिखाई देती है, राइट? तो वो इमेज जो यहाँ पर दिख रही है वो कैसे दिख रही है? क्योंकि आपकी बॉडी भी किसी ना किसी जो सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे सनलाइट है या इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्यूबलाइट है, उनसे जो लाइट आ रही है वो आपकी बॉडी पे पड़ रही है और वो टकराकर आपकी बॉडी से मिरर पे जा रही है और मिरर से टकराकर वो लाइट दोबारा आपकी आइज़ में आ रही है। और जब वो आइज़ में आपकी लाइट आ रही है तो उसी लाइट की वजह से आप उस इमेज को जो यहाँ पर फॉर्म हो रही है उसको आप देख पा रहे हो। तो यानी कि जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है और उस सरफेस से टकराकर वापस किसी दूसरी डायरेक्शन में आती है तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइक ये मिरर है, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट, ये लाइट है, इस मिरर के ऊपर पड़ी, प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर कैसा होता है, एक तरफ उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है बहुत, जिससे जो क्या होती है चमकदार होती है, उससे लाइट टकराकर वापस आती है, और दूसरी तरफ कैसा होता है पेंटेड सरफेस होती है, ग्रीन या रेड कलर की पेंट किया हुआ होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पेंटेड सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई लाइट आई यहाँ से टकराई और जब ये इससे टकराकर इस पॉइंट से वापस टकराएगी तो ये किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगी इस तरफ से। तो ये जो लाइट है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे और इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये आप आगे बड़ी क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे। तो अभी हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन देखना है। तो जब ये लाइट रे आई किसी से और जब ये एक सरफेस से टकराती है, यानी कि जब टकराने के बाद ये वापस बाउंस होती है किसी दूसरी डायरेक्शन में, तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर हिटिंग एनी सरफेस। जब लाइट रे किसी सरफेस को हिट करती है, टकराकर वो वापस किसी दूसरी डायरेक्शन में बाउंस करती हैं। जैसे आप गेंद है, गेंद को आप दीवार पे मारते हो, दीवार पे मारने के बाद वो वापस बाउंस करती है आपकी तरफ। तो
क्या है, लेकिन उसी डायरेक्शन में तो नहीं आती। जैसे इस डायरेक्शन में वो गई तो सेम डायरेक्शन में तो नहीं आएगी, वो किसी दूसरी डायरेक्शन में भी आएगी, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ गेंद हो गया, बॉल हो गया। तो ऐसे ही जब लाइट किसी सरफेस पे आती है वो उससे टकरा के किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव करती है, और उसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर हीटिंग एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? जैसे आप मिरर में खुद को देखते हो, तो जब आप मिरर में देखते हो, या अभी करके देखना, जब आप अपना राइट हैंड ऊपर रेज करते हो तो मिरर में जो आप देख रहे हो, क्या उसका राइट हैंड ही ऊपर रेज होता है? जो आपकी इमेज है उसका कौन सा हैंड रेज होता है? लेफ्ट। जब आप लेफ्ट रेज करते हो तो उधर से राइट रेज होता है। तो इस तरह से जो डिफरेंट हैंड रेज हो रहे हैं, यानी कि जब आपकी इमेज में आपका राइट साइड आपकी इमेज में लेफ्ट दिखता है और आपका लेफ्ट साइड इमेज में राइट दिखता है, तो जो ये अपोजिट केस होता है उसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। मीन्स द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द लेफ्ट साइड ऑफ इट्स इमेज। जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड है वो उसकी इमेज का लेफ्ट साइड दिखता है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि उसका उल्टा। तो उसका उल्टा क्या होगा कि जब वो लेफ्ट साइड होगा ऑब्जेक्ट का, वो इमेज में राइट दिखेगा। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ऐसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को और अच्छे से समझने के लिए आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हो कि जैसे आप 2 भाई बहन हो या 3 हो, जो भी है, आप एक बंद कमरे में रात के टाइम में, जिसमें बिल्कुल भी रोशनी ना हो, खिड़कियां दरवाजे सब बंद करना, और एक बच्चा एक मिरर लेके खड़ा होगा, दूसरे के हाथ में टॉर्च होगी और एक अकेला खड़ा हो जाएगा, और 3 अलग अलग कॉर्नर में खड़े होंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास क्या है, टॉर्च है, आपने क्या ले लिया, आपने मिरर अपने हाथ में पकड़ रखा है, इस तरफ एक बच्चा अकेला खड़ा है। आप अंधेरे कमरे में क्या करोगे, जो टॉर्च वाला बच्चा है वो अपनी टॉर्च जलाएगा और वो इस तरह से फोकस करेगा कि वो टॉर्च जाके उसकी रोशनी कहाँ पर टकराए, जो सामने वाले बच्चा मिरर लेके खड़ा है उस मिरर पे उसकी रोशनी स्ट्राइक होनी चाहिए। अब वो अंधेरा है तो रोशनी, वो बीम ऑफ लाइट जो रोशनी जा रही है वो आपको दिखाई देगी। उसके बाद उसको हिला के इस तरह से फोकस करना है कि वो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, वो लाइट रेस जो साइड में एक और बच्चा खड़ा है उसके ऊपर जाए। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो ना, सामने उस बच्चे ने उस मिरर के ऊपर लाइट फोकस की है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, और वो कहाँ पर जा रही है, जो थर्ड बच्चा थर्ड कॉर्नर में खड़ा है वो उसके ऊपर जा रही है, और वो बच्चा आसानी से दिख रहा है हमें। इसका मतलब क्या है कि जब हम लाइट रेज किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक मिरर से किसी भी सरफेस से वो टकराती हैं, तो वो अपनी किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव करती हैं, और इसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसको आप इस एक्टिविटी को अपने घर पर भी करके देख सकते हो और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से समझ सकते हो। तो बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम अपनी सराउंडिंग की हर एक चीज़ को देख पाते हैं, क्योंकि जो वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं वही हमारी आइज़ में जाती हैं, और उसी रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से हम उन चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं। तो इस चैप्टर में हमने लाइट के बारे में पढ़ा, शेडो के बारे में पढ़ा और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा कि कैसे हम अपनी सराउंडिंग की चीज़ों को आसानी से देख पा सकते हैं। होप सो कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ विद अ न्यू टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।